हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया क्वेश्चन करेंगे ग्रेविटेशंस और दूसरा होगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले नंबर पे हम स्टूडेंट देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। ओके, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। ग्रेविटेशन जो है इज डिफाइंड एज अच्छा जी, अब देखो ग्रेविटेशंस स्टूडेंट पहले नंबर पे इस चीज़ को समझो कि ग्रेविटेशंस क्या होता है। ओके, अब देखो ग्रेविटेशन इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ओके, इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन एनी टू बॉडीज। कोई भी दो बॉडीज हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, क्लियर, यूनिवर्स के बीच में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि वो प्लैनेट और प्लैनेट हो, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ओके, अच्छा जी, वो प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, वो कोई दो स्टार्स भी हो सकते हैं, स्टार स्टार के बीच में भी फोर्स लग सकती है, सन और अर्थ के बीच में भी लग सकती है जी। मतलब आप ये चीज़ समझो कि इस यूनिवर्स के बीच में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, यार उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगी, ओके, वो जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी और वो जो फोर्स होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ओके, मतलब ये सन जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और अर्थ जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ओके, इट मीन्स दैट कि ये म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। क्लियर है? तो ग्रेविटेशन जो है इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब इसको ग्रेविटेशन को हम इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं। इट इज आल्सो known as फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम सिंपल ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं और दूसरे इसको क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, क्लियर है? क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के बेस के ऊपर अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर पे ये चीज़ आप ये समझ लो। सबसे पहले नंबर पे हम इसकी करेंगे स्टेटमेंट। ओके, तो स्टेटमेंट में सब, अब ये एक चीज़ है कि स्टेटमेंट जिस तरह की करेक्ट स्टेटमेंट होती है आपने उसको वैसे का वैसा ही लिखना होता है। ओके, क्लियर है? एक दो वर्ड आगे पीछे हो जाए दैट इज ओके, लेकिन अदरवाइज जो है वो स्टेटमेंट जितनी आप प्रॉपर लिखो दैट इज बेस्ट फॉर यू। ओके, अच्छा जी, अब हम लिखते हैं जी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है कि एवरीबॉडी in this universe attract every other body, attract every other body with a force of with a force everybody in this universe attract every other bodies with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center।
अच्छा, अब पहले स्टेटमेंट को पहले देख लीजिए। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, कहता है कि यूनिवर्स के बीच में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, एवरी ऑब्जेक्ट, ओके, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ओके। तो यूनिवर्स के बीच में आप कोई भी बॉडी ले लो, ओके, वो दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है, ओके, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। अब ये जो फोर्स है वो किसके ऊपर होगी, किसके बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ओके। अच्छा जी, अब देखो इस क्वेश्चन को मतलब कि बोल रहा है कि जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रही है, ओके, वो किसके बराबर होगी, एक तो दोनों ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और दूसरे नंबर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, ओके। और वो जो डिस्टेंस होगा वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब अगर हम कभी इसकी एक्सप्लेनेशन में चलेंगे, इसकी डेरिवेशन में, वो देखो, अच्छा, कंसीडर कर लीजिए पहले नंबर पे दो बॉडीज, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 एंड m2, ओके, ये दो बॉडीज, ओके, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ओके। अब इस बॉडी का जो सेंटर है वो ये होगा, इस बॉडी का जो सेंटर है वो ये होगा, तो क्लियर है। अब जो पहली बॉडी है उसका हमने मास रखा हुआ है m1, तो ये आपका आ गया m1 मास, दूसरी बॉडी है उसका मास रखा हुआ है m2, क्लियर। अब द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब सेंटर से लेके सेंटर तक हमने जो डिस्टेंस लेना है वो इस पॉइंट से होगा आपका, वो हम मान लेते हैं r है, कितना डिस्टेंस है, r, क्लियर है। अब r विद द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट, अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर फोर्स है, इसके ऊपर लगा रहा है जी, ओके। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है हम मानते हैं वो क्या है, फोर्स एफ है, ओके, यहां तक क्लियर। अच्छा, अब लेट एफ बी द force of attraction, let F be the force of attraction between them, okay। ये लिए स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, ओके, एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ऑब्जेक्ट वन के ए के ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका, r होगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ये देख लीजिए, ओके। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा जी, अब मैंने उस डायग्राम को जो है वो दोबारा रिपीट यहाँ पे बना दिया है, ओके। अब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो क्या है, एफ। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू m2, ये वन की क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड देख लो, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्केल। सुनिए, ये याद रखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है अगर आपका एफ बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो दूसरी साइड वाली जो प्रोडक्ट होगा, कोई भी प्रोडक्ट है तो वो भी साथ में बढ़ेगा, ओके। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में क्या है, अगर आपका एक साइड से कोई भी चीज़ जो है, कोई फोर्स है या प्रेशर्स है या डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो उसके इनवर्स में जो भी कोई चीज़ होगी, जो उसका प्रोडक्ट होगा, कुछ भी होगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ये चीज़ है इनवर्सली में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बीच में ये डिफरेंस, ओके। अब इस इक्वेशन को लिख लीजिए, सेकेंड कंबाइनिंग कर लीजिए इनको, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जी, f1 f2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा, अब देखो
कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट जो है वो लगाना पड़ेगा, ओके। और कांस्टेंट जो है वो वही लगाता है जैसे उसी के नाम के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी पढ़ता है, कोई बनाता है या कोई लॉज बनाता है, तो वो अपने ही नाम के ऊपर जो है उसका उसका वेरिएबल्स रख देता है, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब इसमें क्या आएगा, इसमें जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, जी। अच्छा, अब ये देखो कि ये जी क्या है, वेयर जी इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो, ओके, यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है एंड इट्स वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा अच्छी तरह से मतलब ये कर लेना, रिमाइंड कर लेना, एंड इट्स वैल्यू इज 6.67, आगे 32 भी है, ओके, लेकिन न्यूमेरिकल में हम तकरीबन 6.67 तक ही यूज़ करते हैं, 6.67 32 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके, क्लियर है, इस चीज़ को आप समझ रहे हो जी। अच्छा जी, अब इसके बाद देखो, अब ये जो वैल्यू है जी की वैल्यू जो है, अब अगर आप कभी देखो कि प्लेनेट प्लेनेट के बीच में लगी तब भी जी की वैल्यू यही रहेगी, अगर सन और अर्थ के बीच में लग रही है, स्टार स्टार के बीच में लगेगी, कहीं पे भी अगर ये वैल्यू लगती है, कहीं पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन दोनों के बीच में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, एग्जिस्ट करेगी इन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में, याद रखो वो जी की जो वैल्यू है ना वो यही रहेगी जी, जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ये याद रखिए, ओके, क्लियर है। अच्छा, अब अगर कभी हम इस जी की वैल्यू को निकालें तो ये जी की जो है वो वैल्यू क्या है, किस तरह से अगर हम इसको डिफाइन करें, तो देख लो, पहले नंबर पे हम इसका जो डेरिवेशन है उसको रिमाइंड करते हैं, देखो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब स्टूडेंट मान लो लेट करते हैं कि जो दोनों बॉडीज थी, दोनों बॉडीज का जो मास था m1 इज इक्वल टू m2, वो किसके बराबर है, 1 kg के बराबर। मान लो कि जो दोनों बॉडी है उनका उनका जो मास है वो कितना है, 1 kg, और उन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मानते हैं वो कितना है, 1 मीटर, ओके। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, ओके। अब इन दोनों वैल्यूज को अब यहाँ पे पुट करो तो आपके पास जो एफ आएगा वो किसके बराबर आएगा, जी 1 इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये स्टूडेंट आगे जाके ये जो है वो एफ इज इक्वल टू जी के बराबर बन जाएगा, ओके। अब अगर कभी आप इसको डिफाइन करो कि ये जी क्या है, तो हम बोलेंगे कि जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, इसमें लिख देता हूं, अब ये एफ जो है वो क्या बन जाएगा आपका, एफ इज इक्वल टू जी के बराबर। अब ये देखो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies of mass, सॉरी ईच ऑफ मास लिखें वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ईच ऑफ मास 1 kg एंड द सेपरेशन डिस्टेंस between their center be 1 मीटर, ओके, क्लियर है। इसका मीनिंग है कि अगर कभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों और वो दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या हों, 1 kg के हों, और उन दोनों के सेंटर से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 1 मीटर का हो, तो हम बोलेंगे कि जो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो क्या होगा, आपके जी के बराबर होगी, ओके। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट, ओके। अब अगर कभी हम इस जी के जो यूनिट्स हैं वो निकालने होंगे तो वो किस तरह से निकालेंगे, आगे इसका डायमेंशनल फार्मूला है वो किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसके लिए उसी का जो जो एंड में जो उसका हमने फंडामेंटल फार्मूला बनाया था ना, जो एफ का, हम उसी को लिखेंगे सबसे पहले। तो एफ इज इक्वल टू, इसको देख लो आप, यूनिट ऑफ जी, ओके। अच्छा, अब एफ इज इक्वल टू जी m1
m2/r²। ये मैंने वही लिखा है जो रिपीट हमने लिखा था जी। ओके, अब यहाँ से आप g को निकालना, तो g को आपको एक साइड पे रखना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो r जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो f(r²) तो इज इक्वल टू g m1 m2 के बराबर, और यहाँ से आपने g को रखना है एक साइड पे, तो g ये आपका बन गया f(r²)/m1 और m2। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अच्छा अब अगर हम कभी इसका यूनिट्स लिखें सिर्फ, क्योंकि अगर हम उसके यूनिट्स लिखें फिर उसके बाद हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाना है तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। क्या अब आपको पता है कि f के जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का स्केयर है, इट मीन्स दैट को डिस्टेंस आपका मीटर में है तो मीटर का स्केयर आ जाएगा। तो इसके बाद m1 m2 क्या है आपका? केजी में है, ये आपके पास आएगा केजी का स्केयर। ओके, ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? ओके, अच्छा अब अगर कभी हमें इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना पड़े, डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें इसका भी बनाना पड़े तो वो किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, इसके यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर वो इजी हो जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। तो वो देख लो, आपको पता है कि जो न्यूटन है, सॉरी जो फोर्स है, तो फोर्स के पहले यूनिट देखो, फोर्स के जो यूनिट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं जी? मास, एक्सेलरेशन t-2, आगे मीटर है तो मीटर ये है वो डिस्टेंस है। अब जो मेन चीज़ इसमें आएगी वो आपके पास आएगी सिर्फ किसके? फोर्स के यूनिट की ही होगी। ओके, अब जब हम इसके डायमेंशन लिखते हैं सारे के सारे, तो ये तो फोर्स के हमारे पास हैं यूनिट्स m/l(t-2), और जो मीटर होगा तो मीटर के डिस्टेंस क्या आएगा आपके पास? l का स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका kg का स्क्वायर, तो मीन्स मास का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब जब आप इसको कंक्लूड करोगे तो मास को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये आपके पास? ये टोटल कंक्लूजन मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट। m जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 2 m-1, और l कितने हो जाएंगे आपके पास? एक तो 2 पावर ही है, और 1 कितने बन गया आपके पास? 3, और उसके बाद t कितना आ गया आपके पास? -2। तो स्टूडेंट ये बन गया आपके पास ये का डायमेंशनल फार्मूला। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ग्रेविटेशन का पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन था। ओके, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ है, और इसके रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।